बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका ऑप्शनल पेपर 4 है, इनोवेशंस इन एजुकेशन यानी शिक्षा में नवाचार। तो यहाँ पर हम प्रीवियस 3 सालों के क्वेश्चन पेपर को लेकर के प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसमें जो प्रीवियस ईयर 2017, 2018 और 2021 इन तीनों सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पेपर जो हैं उनको मैंने अपलोड कर दिया था एक ही वीडियो में, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट रिवीजन के तहत जो आपका इनोवेशन इन एजुकेशन है, तो यहाँ पर 2017, 2018, 2021 इन तीनों सालों के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन और उनके आंसर यानी सॉल्यूशन की बात करेंगे। और यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन रिपीटेटिव हैं, कौन से आपके 2 सालों में या 3 सालों में बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो में। ये आपका पार्ट 1 है, मतलब इस पर 3 वीडियो बनेंगे। चूँकि 2017, 2018, 2021 इन तीनों सालों के पेपर में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनके सॉल्यूशन के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो कम से कम एक वीडियो जो है में एक ही पेपर डिस्कस किया जाएगा। तो प्रीवियस ईयर में हमने बताया था कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के साथ साथ इनके आंसर को लेकर के बात करेंगे। जैसे कि प्रीवियस ईयर 2017 में जो आपका पेपर आया था वो आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पर बेस्ड था। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके टोटल 8 क्वेश्चन थे, ठीक है, यहाँ 12 नहीं 8 होगा, और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। इस तरह से 16 मार्क्स का आपका पूरा पार्ट था। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर को लेकर के बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो यहाँ पर नंबरिंग सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन में ए है कि आत्मानुभूति क्या है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसे कहते हैं व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेल्फ रियलाइजेशन क्या है। तो इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका आंसर 7। इसे हम आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं, यानी सेल्फ रियलाइजेशन जो होता है, इसमें बताया है कि शिक्षा के दर्शन में आत्म साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह शैक्षिक मूल्यों के लगभग किसी भी पदानुक्रम में सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों में से एक माना जा सकता है। और भी सारी चीज़ें इसके संदर्भ में बताई गई हैं कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ है मनुष्य की अपनी चेतना के पूर्ण और अनपढ़ स्वभाव का अनुभव। मरियम वेबस्टर का शब्दकोश आत्म साक्षात्कार का किसी के चरित्र या व्यक्तित्व की संभावनाओं के आधार पर पूर्णतया के रूप में परिभाषित करता है। गोविनी जेंटल का कहना है कि आत्म साक्षात्कार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। तो ये हो गया आत्म साक्षात्कार। इसके बारे में कई सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, इन्हें आप रीड करिए। दूसरे शब्दों में बताया है कि स्वयं की व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों उपस्थिति आत्म की प्राप्ति की प्रक्रिया में मौजूद है। वे एक सिक्के के 2 पहलू हैं और विभिन्न कार्यों और परिणामों के साथ एक ही मूल से प्राप्त होते हैं। अपनी बारी में यह वही जड़ है जो आंतरिक और बाहरी या व्यक्तिगत और सामाजिक स्वयं के संबंधों में गहरे बैठा है। यह निजी सार्वजनिक स्वयं के सामंजस्य को दर्शाता है और एक व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक स्व को याद करता है। तो यहाँ पर हमने बात की आत्म साक्षात्कार के बारे में, यानी सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था 2017 के पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था वो था शांति निकेतन की विशेषताएं, यानी शांति निकेतन की विशेषताएं क्या हैं। तो आपको फीचर्स ऑफ शांति निकेतन को एक्सप्लेन करना था, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शांति निकेतन के बारे में पूछा था। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हम देख लेते हैं, चूँकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों शांति निकेतन की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शांति निकेतन, चूँकि हम शांति निकेतन को अभी लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर मेनली हम कैरेक्टरिस्टिक्स ही डिस्कस करने वाले हैं। तो भारतीय विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त संस्था है शांति निकेतन। यह विभिन्न देशों के छात्र छात्राओं
आकार, शिक्षा ग्रहण करने में अपना गौरव समझते हैं। इस संस्था की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है, स्वयं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की विशेषता का उल्लेख करते हुए कहा है कि विश्व भारती भारत का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ भारत की बौद्धिक संपदा सभी के लिए उपलब्ध है। अपनी संस्कृति के श्रेष्ठ तत्व दूसरों को देने में तथा दूसरों की संस्कृति का श्रेष्ठ तत्व अपनाने में भारत सदा से उदार रहा है। विश्व भारती भारत की महत्वपूर्ण परंपरा को स्वीकार करती है। इसी तरह से और भी सारे पॉइंट हैं कि विदेशी छात्रों के नियमित छात्र के रूप में या विदेशी छात्र के रूप में प्रवेश दिया जा सकता है। यहाँ पर छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास तथा दैनिक जीवन की अन्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसी तरह से काफ़ी सारे पॉइंट दिए। इन पॉइंटों पर आप एक नज़र डाल लीजिएगा। चूँकि आपका क्वेश्चन पेपर बहुत बड़ा है तो यहाँ पर हम क्वेश्चन और उनके आंसर को ही लेकर के बात कर रहे हैं। आगे भी पॉइंट दिया है कि ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला, चर्मकार्य, कढ़ाई, नृत्य, संगीत आदि ललित कलाओं में तथा चीनी एवं जापानी भाषाओं में शांति निकेतन ने विशेष ख्याति प्राप्त की है। इन क्षेत्रों में शांति निकेतन का योगदान विशिष्ट है। आगे है इसमें ग्रामीण विकास, समाज सेवा, उत्तम नागरिकता, सामाजिक सौहार्द, अन्य मानवीय गुणों की शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। काफ़ी सारी 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट टाइम है। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि भूमिका निर्वहन क्या है, यानी व्हाट इज रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग के बारे में जो है आपको बताना था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं व्हाट इज रोल प्लेइंग। तो भूमिका निर्वाह की बात करें तो इसमें हम स्टिमुलेटेड टीचिंग के बारे में बात करते हैं। इसमें बताया है कि किसी भी व्यक्ति को योग्य एवं प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए यह आवश्यक है कि उसे विभिन्न शिक्षण विधियों, प्रविधियों, युक्तियों एवं व्यूह रचनाओं के प्रयोग का अभ्यास कराया जाए। इसमें से ही एक अनुरूपण शिक्षा, यानी कर्ष महोदय ने सर्वप्रथम ग्रामों में शिक्षा प्रशिक्षण के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया। 1966 में क्रॉकशैंक ने अमेरिका में इसका प्रयोग शिक्षण अभ्यास को प्रभावशाली बनाने के लिए किया। अनुरूपण का वास्तविक अर्थ है भूमिका निर्वाहन करना, यानी रोल प्लेइंग करना। वास्तव में इसका शाब्दिक अर्थ नकल करना है, किसी दी हुई कृत्रिम परिस्थिति में बिल्कुल यथार्थ शिक्षण करना अनुरूपण शिक्षण कहलाता है। अनुरूपण शिक्षण का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध से माना जाता है। ठीक है, वर्तमान शिक्षण विधि का प्रयोग जो है व्यवसाय, प्रबंधन, प्रशासन, चिकित्सा आदि के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो है इसमें इसके रूप में जो है अत्यधिक प्रयोग होने लगा है। अनुरूपण शिक्षण को परिभाषित करने के लिए यहाँ पर देखिए परिभाषा भी दी है। कृत्रिम या अनुरूपित स्थितियों का निर्माण उस समय किया जाता है जब छात्राध्यापकों को विशिष्ट अनुरूपी सामग्रियों का सामना कर उन्हें वांछित अनुक्रिया करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया रोल प्लेइंग यानी भूमिका निर्वाह के बारे में चीज़ें। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था उसे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था वो था आपदा प्रबंधन के उपाय, यानी अगर हम बात करें मेजर्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट तो इसके बारे में पूछ लिया था कि क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके यूज़ के बारे में पूछा था। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हम देख लेते हैं, यानी आपदा प्रबंधन के उपाय। तो यहाँ पर देखिए बताया हुआ है कि सभी प्राकृतिक आपदाओं को कम करने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास या उपाय जो होते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर पहला है प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात की आंतरिक टेक्नोलॉजी से निगरानी करना एवं उनके प्रभाव का मूल्यांकन करना। दूसरा है मानव संसाधन विकास पर बल, ई नेटवर्किंग की दिशा में विभिन्न प्रयास, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला, सेमिनार और अनुसंधान आदि का आयोजन, आपदा प्रबंधन के बारे में उच्च स्तरीय समिति का गठन। इसी तरह से आगे भी दिया है कि सूचना टेक्नोलॉजी को सुदृढ़ करना, आपदा प्रबंधन क्षमता बढ़ाने के बारे में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की योजना। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपरोक्त उपायों को अपनाकर ही सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को सफल बनाया जा सकता है। तो ये है आपदा प्रबंधन को कम करने के लिए सरकार द्वारा जो उपाय बताए जाते हैं, जो प्रयास किए जाते हैं, उनको आप ही लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था उसे हम डिस्कस करेंगे।
अगला जो शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था वो था स्वयं के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। यानी स्वयं की बात करें तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। तो क्या था स्वयं, तो स्वयं के बारे में हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्वयं यानी ये वो स्वयं नहीं, सेल्फ वाला नहीं है, ये स्वयं एक वेबसाइट पर आधारित है। इसमें दिया है, देखिए स्वयं को इस प्रकार परिभाषित किया है। अगर स्वयं की फुल फॉर्म की बात करें तो एस फॉर स्टडी, डब्ल्यू फॉर वेब्स और ऑफ, ए फॉर एक्टिव, एल फॉर लर्निंग, फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। तो ये हो गया स्वयं का फुल फॉर्म। और यहाँ पर स्वयं के फुल फॉर्म की हिंदी की बात करें तो बताया है कि आकांक्षी युवाओं के लिए सक्रिय अधिगम के वेब अध्ययन। ठीक है, यहाँ पर वेब द्वारा जो अध्ययन दिया जाता है उसे हम स्वयं कहते हैं। यह भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एक कार्यक्रम है तथा इसकी संरचना शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों प्रवेश, न्याय संगत एवं गुणवत्ता को प्राप्त करने हेतु निर्मित आगे दिया है किया गया है। इसका उद्देश्य सभी को उत्तम शिक्षण अधिगम संसाधन उपलब्ध कराना, जिनमें से सबसे अधिक वंचित लोगों को सम्मिलित किया गया है। स्वयं डिजिटल डिवाइस को उन छात्रों हेतु लाने का प्रयास करता है जो डिजिटल क्रांति से अब तक अछूते रहते हैं तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं। यह एक स्वदेशी विकसित आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूर्ण किया जाता है जो कक्षाओं में पढ़ाए गए समस्त पाठ्यक्रमों को किसी भी समय किसी भी कहीं भी पहुंचाए जाने की सुविधा प्रदान करता है। समस्त पाठ्यक्रम परस्पर संवादात्मक है जो देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए हैं तथा भारतीयों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। ठीक है, तो ये है स्वयं के बारे में चीज़ें। और भी चीज़ें दी है कि स्वयं प्लेटफॉर्म स्वदेशी स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से विकसित किया गया है, जिसके अंतर्गत 2000 पाठ्यक्रम और 80,000 घंटे सीखने के साथ विद्यालय के अंडर ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग, कानून और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई स्वयं के बारे में। तो स्वयं यहाँ पर सेल्फ मत करिएगा, स्वयं का अर्थ ही होता है जो आकांक्षी युवाओं के लिए सक्रिय अधिगम की वेब अध्ययन, यानी इसके माध्यम से जो है सक्रिय अधिगम। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो पूछा था कि पॉजिटिव पेरेंटिंग सकारात्मक लालन पालन क्या है। तो पॉजिटिव पेरेंटिंग की बात करें तो क्या है पॉजिटिव पेरेंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर को भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सकारात्मक परवरिश क्या है, यानी पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या है। परवरिश पेरेंटिंग बचपन से वयस्क होने तक बालक के शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक, बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने वाले तथा समर्थन प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। इसके द्वारा इसके मुख्य पक्ष में बालक तथा परिवार के सभी सदस्य, जिनमें दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, बहन तथा अन्य सदस्य शामिल रहते हैं। बालक की परवरिश में परिवार के साथ साथ समाज, सरकार तथा राष्ट्र की भी प्रमुख भूमिका रहती है। अभिभावक विहीन बालकों को गैर अभिभावक द्वारा भी लालन पोषण किया जाता है। यही सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव पेरेंटिंग के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिए उद्देश्य भी बताए गए हैं, तो इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। उद्देश्यों में देख लेते हैं क्या है। पूछा है कि बताया है कि सकारात्मक पेरेंटिंग के प्रति अभिभावकों में जागरूकता उत्पन्न करना, बालक को दुर्व्यवहार से बचाना, बालक तथा उसके अभिभावक को बाल अधिकारों तथा बाल शोषण के प्रति जागरूक। फिर आगे दिया है सकारात्मक पालन तकनीकी के विषय में जानकारी प्रदान करना। ये सारी चीज़ें होती हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग के बारे में। तो देखिए पॉजिटिव पेरेंटिंग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था वो था पेपरलेस कक्षाएं, यानी कागज रहित कक्षाओं की विशेषताएं क्या हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपका पेपरलेस क्लासेस हैं, इनके फीचर्स या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देख लेते हैं इनके क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पेपरलेस क्लास के बारे में। तो दोस्तों अगर हम बात करें पेपरलेस कक्षा के बारे में, यानी पेपरलेस क्लास के बारे में, तो विद्यालय के बाहर व्यवहारिक दुनिया के लिए छात्रों को तैयार करते समय अत्यधिक कुशल एवं संगठित कक्षा को बढ़ावा देना। यह स्पष्ट है कि पिछले 10 वर्षों में इंटरनेट, आईसीटी उपकरण संचालन की सुगमता एवं डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करके सीखने के तरीके को बदल दिया है। यानी पेपरलेस क्लास
की बात करें तो इसके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे पहला है कि एक पेपरलेस कक्षा में शिक्षकों एवं छात्रों को नोटबुक एवं पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर केवल कंप्यूटर या अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना आवश्यक है। दूसरा है डिजिटल उपकरणों जैसे कि टैबलेट का उपयोग अब पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर किया जाता है। तीसरा है स्कूल प्राधिकरण सरलता से अध्ययन सामग्री अपलोड कर सकते हैं, जिससे पाठ्य पुस्तकों की अतिरिक्त लागत को बचा सकते हैं। यही सारी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में चीज़ें बताई गई हैं, तो इन्हें आप जो है पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था उसे देख लेते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था शॉर्ट क्वेश्चंस में वो था टेली कॉन्फ्रेंसिंग की विशेषताएं, यानी दूर सम्मेलन की विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग या फीचर्स ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, चूँकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2017 के प्रीवियस ईयर के शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था। तो शॉर्ट नोट्स में लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, इसके बाद हम यूनिट वाइज चीज़ों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें टेली कॉन्फ्रेंसिंग के यूजेस, लाभ यानी जो बेनिफिट्स हैं या एडवांटेजेस हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सभी को आप एक ही में लिख सकते हैं। तो कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे पहला है कि दूरवर्ती अधिगम में सहायक, इससे दूरवर्ती छात्रों के अध्ययन में प्रति लगन पैदा होती है या व्यापक क्षेत्रों में व दूर दूर बैठे छात्रों के लिए उपयुक्त होती है। यही सारी चीज़ें हैं कि दूरस्थ शिक्षा के छात्र अपनी उपलब्धियों की स्वयं जांच कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है लचीली प्रविधि, इस प्रकार की प्रविधि को तुरंत छोटे या बड़े समूहों के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। उसके बाद थर्ड है कि नियंत्रित अधिगम, अनुदेशन या कार्यक्रम के आयाम को विभिन्न केंद्रों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है प्रभावशाली अनुदेशन सामग्री के स्तर को सुधारा जा सकता है या उसी रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अगला जो पॉइंट है वो है समय सारणी में सहायक, तो इसमें पारस्परिक ढंग से ना उपलब्ध होने वाले छात्रों के लिए समय सारणी व्यवस्थित की जा सकती है। 6 पॉइंट है तात्कालिक पृष्ठपोषण, इस प्रणाली द्वारा छात्रों को तुरंत पृष्ठपोषण प्रदान किया जा सकता है, जिसमें छात्रों को अधिगम में सहायता प्राप्त होती व छात्र सक्रिय सफल अधिगम की ओर आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार टेली कॉन्फ्रेंसिंग के सभी रूप शिक्षण क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स या बेनिफिट्स या फिर यूज ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट वाइज क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों ये थे सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जिनके आंसर को लेकर के हमने डिस्कस किया। अब बढ़ते हैं यूनिट वाइज चीज़ों पर। तो यूनिट फर्स्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ईच क्वेश्चन आपके यहाँ पर 6 मार्क्स के थे। ठीक है, 2 नहीं 6 मार्क्स का ईच क्वेश्चन था। तो यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 2 था कि नवाचार की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, तकनीकी वैज्ञानिक तथा सामाजिक परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए नवाचार के क्षेत्र तथा आवश्यकता को संक्षिप्त में बताइए। Explain the concept of innovation, keeping in view the technical, scientific and social changes. Explain in brief the scope and need of innovation. तो देख लेते हैं क्या कुछ कॉन्सेप्ट है, क्या कुछ जो है इसके क्षेत्र की आवश्यकता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन यानी नवाचार की अवधारणा। तो नवाचार की अवधारणा तो कई सारी चीज़ें हैं कि नवाचार की अवधारणा विकास का एक लंबा इतिहास है। 19वीं सदी के अंत तक नवाचारों और नव प्रवर्तनकर्ता को स्पष्ट या अंतर्निहित रूप से नकारा गया है। यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और तथ्यात्मक चीज़ें पढ़ लेते हैं। इन्हें आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लिखना आप ही को है। तो यहाँ पर हम नवाचार की अवधारणा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नवाचार की अवधारणा के बारे में कई सारे पॉइंट हैं, इनसे हम इसे समझेंगे। पहला है कि नवाचार प्रबंधन, दूसरा नवाचार उपकरण की विधियाँ, नवाचार शब्दावली, नवाचार प्रणाली और मानक, उत्पाद सेवा विकास, नव प्रवर्तन सिद्धांत, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है इसके कॉन्सेप्ट को लेकर के।
इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिसमें नवाचार प्रबंधन को एक्सप्लेन किया गया है। क्या है प्रबंधन? नवाचार सिद्धांत, नवाचार प्रणाली और मानक, ठीक है। वस्तु या सेवा विकास, जिसमें कई सारे प्रारूप, नीति, व्यवसाय, मानव संस्कृति, ठीक है, उद्यम वृत्ति, ये सारी चीज़ें किस तरह से इसके सर्कल को डिस्कस किया गया है। तो आपको अवधारणा में क्या करना है कि सिर्फ ये डायग्राम बना देना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद नवाचार का थोड़ा सा अर्थ और परिभाषा और कॉन्सेप्ट में आपको ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकानी, इतना ही करना है, ठीक है। कि ये डायग्राम बना लीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर है नवाचार का क्षेत्र पूछा था। अर्थ को अभी हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपका जो 2018 का पेपर है उसमें जो है डेफिनेशन वगैरह पूछी हुई है, तो उसे हम डिस्कस कर लेंगे, परेशान ना हुई। नवाचार के क्षेत्र की बात करें तो ये पूछा हुआ है, तो इसके पॉइंटों से हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। परिचय वगैरह आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर नवाचार के विभिन्न क्षेत्र हैं। पहला है कि शिक्षा में नवाचार। तो वर्तमान समय में विश्व स्तर पर अनुपात वाले वर्तमान समय में विश्व स्तर पर शिक्षा में नवाचार के माध्यम से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। विषम शिक्षक छात्र अनुपात वाले सरकारी स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता उचित नहीं। ये सारे पॉइंट जो है शिक्षा में नवाचार के किस तरह से जो है कई सारी प्रविधियाँ आई, चीज़ें आई, ठीक है, परिवर्तन हुआ, यही सारी चीज़ें शिक्षा में। ये तो पॉइंट के अंतर्गत आप पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाठ्यक्रम में नवाचार क्या है। तो नवाचार जो है पाठ्यक्रम एक अभिनव शिक्षक या अभिनव शिक्षण की प्रक्रियाओं का अध्ययन है। ये सारे पॉइंट आएंगे अंतर्गत। आगे भी कई सारी चीज़ें हैं, इनको आप पढ़ते चलिएगा। फिर अगला पॉइंट है अर्थव्यवस्था में नवाचार, यानी इनोवेशन इन इकोनॉमी। इसमें क्या है? इसमें कहा है कि नवाचार को दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि की कुंजी के रूप में व्यापक रूप से टाल दिया जाता है। नव परिवर्तन और उद्यमशीलता वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख चालक है, सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट है प्रौद्योगिकी में नवाचार, यानी इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। तो ये सारे पॉइंट के अंतर्गत जो है आप पढ़ लीजिएगा। व्यवसाय में नवाचार, ये क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। विपणन में नवाचार, तो केवल 6 पॉइंट तक ही हैं इनके क्षेत्रों की। अगर हम बात करें, क्षेत्र पूछा है, ठीक है, नवाचार का कॉन्सेप्ट और क्षेत्र, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा है उसे हम देख लेते हैं। तो चलिए, अगला जो यूनिट फर्स्ट से सेकंड क्वेश्चन पूछा था वो था कि नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाओं को संक्षिप्त में लिखें। इन बाधाओं को दूर करने में शिक्षा की क्या भूमिका है, यानी राइट इन ब्रीफ ऑफ ऑब्स्टेकल्स कमिंग इन द वे ऑफ इनोवेशन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन रिमूविंग दीज बैरियर्स। तो यहाँ पर हम इसके बैरियर्स को देखेंगे और इनको कम करने के भी जो है उपाय देख लेते हैं शिक्षा के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो देखिए, नवाचार में जो बाधाएं हैं इनके संदर्भ में काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं। बाहरी बाधाओं की बात करें तो इस प्रकार की बाधाएं विद्यालय के बाहरी वातावरण के कारण उत्पन्न होती हैं। ये प्रकृति में अनियंत्रित होती हैं, इनको समाप्त नहीं किया जा सकता लेकिन इनसे बचा जा सकता है। जैसे बाजार से संबंधित बाधाएं, ये विभिन्न प्रकार के बाजारों की विफलता और अन्य बाजार प्रेरित नवाचार बाधा कारकों को संदर्भित करते हैं। सारी चीज़ें जो है पॉइंट वाइज आप देखते चलिए। आगे दिया है सरकार द्वारा, ठीक है, जो रणनीतियाँ बनाई जाती हैं उनसे जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं उनके बारे में बताया है। उदाहरण पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इनको देखते हैं। फिर आगे अन्य वर्गीकरण किया गया है कि तकनीकी बाधाएं होती हैं, सामाजिक बाधाएं होती हैं। चूँकि इनको पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप इन्हें जो है एक नज़र में पढ़ लीजिएगा। अंतर संगठनात्मक अवरोध, ठीक है, ये तो बाहरी बाधाएं हो गई। अब आंतरिक बाधाएं भी कई सारी होती हैं, तो आंतरिक बाधाओं के पॉइंट देख लीजिएगा। क्योंकि ये प्रीवियस 2 साल में क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हम जो 2018 का डिस्कस करेंगे उसमें भी 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। आंतरिक बाधाओं में संबंधित व्यक्ति संबंधी बाधाएं जो होती हैं इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। संरचना संबंधी जो बाधाएं होती हैं, ठीक है, इन्हें आप देख लीजिएगा। रणनीति संबंधी जो बाधाएं होती हैं, संसाधन संबंधी बाधाएं, ये सारी बाधाएं हैं। अब बाधाओं के समाधान में शिक्षा की भूमिका क्या होती है, तो कई सारी जो है
भूमिकाओं में पहला पॉइंट है कि उद्यमता लाने के लिए किसी न किसी को शिक्षा में उद्यमी विचारों, समस्या समाधान, दृष्टिकोण और नवाचार के अनुभव के साथ राज्य जिला स्तर पर पुनः लाने के प्रयासों के लिए समय देना चाहिए। सारे पॉइंट हैं। आगे है दूसरों के साथ जुड़ना, ठीक है, इनमें पॉइंट पढ़ लीजिएगा, अंतर्गत पढ़ लीजिएगा, बना के लिख सकते हैं, इतना टीचर नहीं पढ़ता है। फिर थर्ड पॉइंट उद्यमशीलता की प्रवृत्ति का विकास करना, प्रस्तावों और अनुप्रयोगों में बनाएं, ठीक है, उद्यमी संगठन की मदद करने के लिए, सहयोग के लिए कार्य करना, लंबी दौड़ के लिए प्रदाताओं के एक विधिक उद्यमी पारिस्थितिक प्रणाली का समर्थन करना चाहिए, सार्वजनिक मांग का निर्माण, अभ्यास की समस्याओं को पहचाने। ये सारे पॉइंट जो हैं उनके जो है कम करने के हैं, जिन्हें आप शिक्षा द्वारा जो है कम कर सकते हैं। तो इन पॉइंटों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, चूँकि अभी आपके 3 और यूनिट वाइज क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर ये यूनिट फर्स्ट से 2 क्वेश्चन हो गए। अब यूनिट 2 को कवर करेंगे और यूनिट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था कि समावेशी शिक्षा का अर्थ बताइए, समावेशी शिक्षा में नवाचार के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी स्टेट द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशंस इन इंक्लूसिव एजुकेशन। दूसरा है वनस्पति विद्यापीठ के विषय में विस्तार से। तो यहाँ हम पहला देख लेते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के बारे में आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा का अर्थ, तो आपको पता है समावेशी का अर्थ ही होता है जो स्पेशल और जो आपके जनरल वो होते हैं स्टूडेंट, उनको हम एक साथ लेकर की चीज़ें कवर करते हैं, ठीक है। समावेशी शिक्षा के बारे में काफ़ी सारी यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। समावेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हम इसके अर्थ को देखते हैं, यानी डेफिनेशन से। स्टेनबैक ने बताया कि समावेशी विद्यालय से तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहां प्रत्येक बालक को उसकी साथियों तथा विद्यालय समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है व सहारा दिया जाता है, जिससे कि अपनी शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। स्टीफन यही चीज़ कहते हैं कि शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीयकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। ये सारी चीज़ें हैं। समावेशी शिक्षा का महत्व पूछा था, तो महत्व भी देख लेते हैं। तो कई सारे पॉइंट हैं इसके महत्व में। पहला है कक्ष में समावेशी वातावरण का निर्माण करना, ठीक है। दूसरा है बाधित बालकों की शिक्षा में महत्व, इनके पॉइंट अंतर्गत आप एक नज़र डाल लीजिएगा। तीसरा शिक्षा को तकनीकी रूप से विकसित करने में ये सहायक होता है। चौथा है शिक्षा में समय तथा साधन को अपव्यय रोकने में सहायक होता है। पांचवा होता है शिक्षा की निरस्ता को समाप्त करना। ये सारे पॉइंट हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन वनस्थली विद्यापीठ के बारे में बताइए, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं। तो वनस्थली विद्यापीठ, कई बार ये आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वनस्थली विद्यापीठ महिला शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित एक मुख्य संस्था है। ये सारी चीज़ें बताई गई कि शिक्षा के साथ साथ इसका प्रमुख कार्य छात्राओं का चरित्र निर्माण भी करना है। यह 5 स्तरीय शिक्षा प्रणाली पर आधारित शिक्षा प्रणाली है। वनस्थली विद्यापीठ परंपरा तथा आधुनिकता का प्रतीक है। इसके अंतर्गत आवासीय शिक्षा संस्थाएं, मानवीय मूल्यों की शिक्षा, भारतीय संस्कृति तथा लोकाचार, प्रौद्योगिकी तथा उन्नत बुनियादी ढांचे के गुण शामिल हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें वनस्थली विद्यापीठ के संदर्भ में बताई गई हैं, इन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप इन्हें देख लीजिएगा। तो वनस्थली एजुकेशन की बात करें, शिक्षा प्रणाली को बालक के सर्वांगीण विकास के पक्ष से जोड़ने का कार्य वनस्थलीय शिक्षा द्वारा किया जाता है। सादा जीवन तथा विचारों की शुद्धता प्रमुख गुण है। ये सारे पॉइंट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं। तो यहाँ तक तो हमारा यूनिट 2 कवर हो गया है। तो यूनिट 2 से हमारे दोनों क्वेश्चन समावेशी शिक्षा का अर्थ महत्व हो गया, वनस्थली विद्यापीठ के विषय में विस्तार से इन दोनों को डिस्कस किया। चलिए आगे यूनिट 3 और यूनिट 4 के क्वेश्चन देखेंगे। यूनिट 3
में पहला क्वेश्चन 6 नंबर का है कि सहकारी अधिगम को परिभाषित कीजिए। सहकारी अधिगम की विशेषताओं तथा महत्व पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए, यानी डिफाइन कोऑपरेटिव लर्निंग ब्रीफली थ्रू लाइट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। तो देख लेते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग एक नज़र में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रहा कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहकारी अधिगम। तो सहकारी अधिगम से तात्पर्य प्रायः ऐसी अधिगम प्रक्रिया से जिसमें विद्यार्थियों को स्वयं ही अपने समूह के अंतर्गत सहकारी प्रणाली का अनुसरण करते हुए अधिगम करना होता है। छात्र प्रायः अपनी सूचनाएं एवं अनुभवों का आपस में आदान प्रदान करते हैं तथा परस्पर सहयोग द्वारा वातावरण में विषय संबंधी ज्ञान एवं कौशलों को अर्जित करने का प्रयत्न करते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में। और आगे भी इनके संदर्भ में चीज़ें दी हुई हैं कि सहकारी अधिगम को एक ऐसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक कक्षा के विद्यार्थी अपने छोटे छोटे विभिन्न समूहों में, जिनमें से प्रत्येक में विभिन्न योग्यता स्तर के बहुत थोड़े विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, बांटकर प्रतिस्पर्धा रहित अधिगम वातावरण में सहकारी ढंग से परस्पर मिलजुल कर विषय विशेष से संबंधित पाठ्यक्रम या पाठ्य सामग्री के अधिगम अर्जन में प्रयत्नरत रहते हैं। तो ये हो गया कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, इसमें और भी सारी चीज़ें हैं, उन्हें आप पढ़ लीजिएगा। अब इनकी विशेषताएं पूछा था तो वो देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। पहले पॉइंट देख लेते हैं। पहला है कि सहकारी अधिगम शिक्षण अधिगम को विषय एवं अध्यापक केंद्रित बनाने की अपेक्षा छात्र केंद्रित बनाने पर जोर देता है। यह विद्यार्थियों को स्वयं अपना अधिगम मार्ग का चयन करने हेतु प्रेरित करता है। ठीक है, और भी सारी पॉइंट है इसमें। विद्यार्थियों को स्पर्धा रहित चिंता मुक्त सहयोग वातावरण में सीखने एवं सहयोगपूर्ण अधिगम व अवसरों को प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाते हैं। और 4th 5th पॉइंट इन्हें आप थोड़ा रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था और आने वाले एग्ज़ाम में पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो यूनिट 3 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि जीवन कौशल क्या है। प्रमुख जीवन कौशलों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, यानी व्हाट आर लाइफ स्किल्स, ब्रीफली डिस्क्राइब द मेजर लाइफ स्किल्स। तो देख लेते हैं लाइफ स्किल्स क्या है। तो दोस्तों ये है जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल। जीवन कौशल अनुकूली तथा सकारात्मक व्यवहार की वह योग्यता है जो व्यक्ति को दैनिक जीवन की मांगों तथा चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने हेतु सक्षम बनाती है। ये जीवन कौशल सीखे जा सकते हैं। इन कौशलों में समय तथा वातावरण का अनुसार संशोधन तथा विकास किया जा सकता है। जीवन कौशलों में निम्न तथ्यों को शामिल किया जा सकता है। पहला है समस्या समाधान कौशल, दूसरा रचनात्मक सोच, कुशाग्रता कौशल, प्रभावी बोलचाल का कौशल, संतुलन कौशल, आत्मबोध, न्यायिक पारदर्शिता, संवेग संयोजन, संवेदना कौशल। ये सारे जो हैं इनके तथ्यों में इन चीज़ों को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, जीवन कौशल का विकास एक आजीवन प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें। आगे है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित 10 जीवन कौशल, जिसमें पहला है आत्म जागरूकता, ठीक है, दूसरा है परानुभूति, तीसरा समालोचनात्मकता, सृजनात्मकता, निर्णय क्षमता, प्रभावशाली संप्रेषण, तनाव से मुकाबला, समस्या समाधान, अंतर क्रिया संबंध, और लास्ट जो है वो है संवेगों। तो ये हैं 10 जो हैं जीवन कौशल जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो ये था हमारा लास्ट यूनिट 3 से क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने जीवन कौशल क्या है, प्रमुख जीवन कौशलों का वर्णन किया। उसके बाद लास्ट यूनिट 4th, और यूनिट 4th से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ई लर्निंग को परिभाषित करिए। ई लर्निंग के प्रारूप तथा शैलियाँ। तो यहाँ पर डिफाइन ई लर्निंग, डिफरेंस फॉर्मेट्स एंड स्टाइल्स ऑफ ई लर्निंग को देख लेते हैं क्या कुछ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ई लर्निंग के बारे में, तो आप टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में ई लर्निंग को काफ़ी बार पढ़े होंगे। ई लर्निंग एक प्रकार का अधिगम है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों अथवा स्रोतों के द्वारा अधिगम प्रदान किया जाता है। ई लर्निंग को इलेक्ट्रॉनिक अधिगम, ऑनलाइन अधिगम एवं कंप्यूटर
उत्साहित अधिगम भी कहा जाता है। इसका आरंभ जो है ब्रिटेन में हुआ। ई अधिगम को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे माइक्रोफोन, दृश्य व श्रव्य टेप आदि का प्रयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें जहाँ पर हम ई लर्निंग के माध्यम से अधिगम यानी चीज़ों को सीखते हैं, सिखाते हैं। ये सारी चीज़ें, इनकी परिभाषाएं भी हैं, तो इन पर एक नज़र आप डाल लीजिएगा। ठीक है, आगे दिया ई लर्निंग के प्रारूप तथा शैलियाँ। तो इसमें पॉइंट वाइज चीज़ें हैं कि ई लर्निंग को सुलभ करने के लिए प्रारूप उपयोग किए जाते हैं। पहला है अवलंब अधिगम। ठीक है, इस प्रकार के ई लर्निंग प्रारूप का उपयोग शिक्षक तथा छात्र दोनों अपने कार्यों को बेहतर बनाने के लिए करते हैं, जिसमें वेब आधारित अधिगम होता है। आगे दिया है कंप्यूटर आधारित अधिगम होता है। उसके बाद ब्लेंडेड अधिगम। ब्लेंडेड अधिगम कई बार पूछा गया है। ठीक है, ब्लेंडेड अधिगम में वेबिनार, आभासी कक्षा, कक्ष, ये पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। पूर्ण इकाई अधिगम यानी कंप्लीट ई लर्निंग आता है। कस्टम ई लर्निंग आ जाएगा इसके अंतर्गत। ये सारे पॉइंट हैं। आगे भी हैं कि ऑफ सेल्फ ई लर्निंग करके है, तुल्यातिक है करके, ये सारे पॉइंट हैं। तो देखिए इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। बस यहीं तक है। लास्ट में हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यूनिट। तो यूनिट 4 से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लास्ट है शिक्षक स्थापना क्या है। शिक्षक स्थापना के महत्व तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों को संक्षेप में लिखिए। यानी व्हाट इज टीचिंग टीचर एस्टेब्लिशमेंट, ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। तो देख लेते हैं शिक्षक स्थापना क्या है, महत्व और प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पर ये है शिक्षक स्वायत्तता यानी टीचर ऑटोनॉमी। तो इसका अर्थ दिया हुआ है कि सीखने और सिखाने की स्वतंत्रता, अर्थात उच्च अधिकारियों द्वारा शिक्षक के कार्यों में बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ताकि शिक्षक बिना किसी भय के अपना कर्तव्य निभा सके। शैक्षिक वातावरण निर्माण के लिए शिक्षकों की स्वायत्तता आवश्यक है। ये सारी चीज़ें। शिक्षक स्वायत्तता का अर्थ है शिक्षक के रूप में अन्य के सहयोग से स्वयं के लिए उपयुक्त कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण विकसित करने की क्षमता। ठीक है, इसके प्रभावित करने वाले कारक भी कई सारे हैं। तो पहला है पाठ्यक्रम रणनीतियाँ। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो कुछ विद्यालयों में लिखित पाठ्यक्रम का उपयोग होता है, अर्थात पाठ्यक्रम को एक निर्धारित, मानकीकृत एवं पूर्ण निर्धारित रूप से अनुक्रम का पालन करने पर बल दिया जाता है। परीक्षण रणनीतियाँ हो गई, ये पॉइंट अपने आप से पढ़ लीजिएगा। मानक रणनीतियाँ, ठीक है, ये प्रभावित करने वाले इनके कारक हैं। और आगे पदोन्नति रणनीतियाँ, 5th है मूल्यांकन रणनीतियाँ। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट हो गए। बस यहीं तक था आपका यूनिट 4 और ये था जो है लास्ट क्वेश्चन जिसको हमने कंप्लीट किया। तो यहाँ पर 2017 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पूरी तरह कंप्लीट करा दिया गया है। यहाँ पर यूनिट 4 से सारे क्वेश्चन, यूनिट 3, 2, 1 इन सभी को मैंने कंप्लीट करा दिया है। इन क्वेश्चन का आंसर आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, आपके पास बुक वगैरह हो। ठीक है, या फिर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं PDF अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। तो यहाँ पर 2017 के पेपर को हमने डिस्कस किया और नेक्स्ट वीडियो में हम 2018 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि एक ही वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग गया, आपके क्वेश्चन इतने सारे थे। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट वाइज क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में रहेंगे, इन्हें डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।